हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले यदि फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पे पहले वीडियो का, फिर से दूसरे, तीसरे, इस तरीके से मिलते जाएंगे, तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पहले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे हम पूरा एकदम बेसिक से, हमने यहाँ पे लिखा है कि एकदम बेसिक से शुरुआत हम कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, पहला लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं, देखिए पहले लेक्चर में हमने क्या जाना था, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियमों की सीमाएं क्या होती हैं। तो ये सब कुछ हमने पहले लेक्चर में जाना था और भी बहुत सारे टॉपिक जाना था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उस समय से हम मतलब एकांक आवेश की बात अब हमें यहाँ पे करने वाले हैं कि एकांक आवेश कहते किसे हैं। क्योंकि जो एकांक आवेश ये शब्द ना आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आगे जब आप पढ़ेंगे तो। अभी देखिएगा इसी में पढ़ेगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ाएंगे तो देखिए एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो परिभाषा में लिखा है, वायु या निर्वात में उपस्थित 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है जी, अभी आपको परिभाषा में जानता हूं, याद नहीं हुआ होगा, समझ उतना नहीं आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझाएंगे। बट एक ही चीज मैं कहूंगा, पेशेंस रखिएगा दोस्त। देखिए अभी हमने आपको बताया था, जब कूलाम का नियम पढ़ाया था, आपको याद होगा कि कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हमने आपको एक क्या बताया था, एक हमने फॉर्मूला बताया था। कूलाम के नियम का फॉर्मूला बताया था जो है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही बताया था कूलाम के नियम के लिए हमने फॉर्मूला। अब देखिए ये जो कूलाम के नियम का फॉर्मूला है ना, इसी पर यहाँ पे हमें एकांक आवेश का अब हम प्रूफ करने वाले। देखिए कैसे हम करेंगे, समझिएगा। एकांक आवेश का परिभाषा हम यहीं से करेंगे। यहाँ पे r क्या है, दूरी है, ये Q1 Q2 आवेश है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये बल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे ये देखिए दोनों आवेश जो है ना, कूलाम के नियम में ये दोनों आवेश तो थे वो अलग अलग थे, बट यहाँ पे हम दोनों आवेश को हम Q1 है ना, उसको हम Q2 को बराबर मान लेते हैं। Q1 Q2 बराबर है, मतलब हम ये कह सकते हैं ये दोनों आवेश को हम मानते हैं कि समान आवेश हो तथा समान व सजातीय आवेश हो, समान व सजातीय, ठीक है ना। ये दोनों आवेश सबसे पहले हमने मान लिया कि समान और सजातीय होने चाहिए। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेश, जैसे ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, इनकी बीच की दूरी है r, ठीक है ना। तो हम ये जो दूरी है उसको हम 1 मीटर मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो, इनकी बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो, ठीक है, 1 मीटर हो, तो यहाँ पे इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, यदि उसका मान यदि हम F = 9 × 10⁹ रख देते हैं, ठीक है, तो उस समय पर हम बल की गणना करेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझें, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये हम थोड़ा सा हम कह रहे हैं ना, गणितीय रूप से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीजें होती है दोस्त, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक डीप में आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सब परिभाषा बताइए, बात खत्म कीजिए, बट ऐसा नहीं है दोस्त, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। हम थ्योरी पहले करा रहे हैं तो अच्छे से आप थ्योरी को समझिए, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि कूलाम के नियम से ये हमें फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले से यदि हम मानते हैं कि ये दोनों आवेश हैं, उसको अगर हम समान और सजातीय मान ले, समान का मतलब ये दोनों इक्वल हो, अगर भार में हम कहें, द्रव्यमान में ये दोनों इक्वल हो, यदि ये 5 किलो का है तो ये भी 5 किलो का होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। वैसे 5 केजी का नहीं होता है, कभी भी बहुत ही कम होते हैं ये सभी, ठीक है ना।
तो ये हमने मान लिया। फिर से ये दोनों सजातीय होने चाहिए। सजातीय का मतलब ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक तो ये भी ऋणात्मक, ऐसे होने चाहिए। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होना चाहिए। तो देखिए जब भी दोनों सजातीय होंगे तो हम जानते हैं ना कि दोनों सजातीय होने का मतलब, मान लेते हैं 1 प्लस क्यू है, 1 प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है। या दोनों माइनस भी होंगे ना, माइनस माइनस, तो भी इनके बीच प्रतिकर्षण बल ही लगेगा ना। तो इनके बीच ये जो बल लग रहा है, ये बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो यदि हम ये इतने वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, ध्यान से आप समझेंगे। यदि ये वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो f की जगह पे क्या रखेंगे? 9 × 10⁹ रखेंगे। तो f की जगह पे हम रख देते हैं, f की जगह पे कितना बल का से प्रतिकर्षित कर रहा है? 9 × 10⁹ से। फिर से यहाँ पे 1/4 पे ε0 है। इसका मान भी होता है, इसका भी मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। ये हमने बताया है आपको। 9 × 10⁹ हमने लिख दिया। उसके बाद Q1 Q2 जो है ना, ये Q1 Q2, ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है, Q1 Q2 के बराबर है। तो ये बताइए जब Q1 Q2 को बराबर है तो दोनों Q1 हम लिख देते हैं। अरे भैया इसको मतलब Q1 Q2 के बराबर है तो दोनों को हमने Q मान लिया। जब Q1 है वो Q2 के बराबर है तो दोनों को अगर हम Q मान लेते हैं तो Q1 की जगह पर भी Q, Q2 के भी जगह पर Q, इनकी बीच की दूरी है 1, तो 1 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि r स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 9 की से ये 9 वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹। अब यहाँ पे बचा क्या? इधर तो बचा 1, इधर क्या बचा? Q से Q गुणा हो जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ये बात हम जानते हैं। ये 1 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल टू 1 × 1 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा होगा, या इधर वर्ग है, देखिए इधर क्या है? इधर वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल कराएगा, तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा? 1 × 1। देखिए ये दो जोड़ा बन रहा है 1 का, तो एक 1 इस तरह से बाहर निकल जाता है। हम जानते हैं जोड़ा वाला बाहर निकल जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे आवेश का जो मान आया है वो 1 आ गया। तो जब आवेश का मान यदि 1 आ गया तो एक को ही तो हम एकांक कहते हैं, एक को ही तो एकांक कहते हैं ना, तो एकांक कहेंगे। और ये क्या है? आवेश है, तो इसी को तो हम एकांक आवेश कहते हैं। देख लिए, एकांक आवेश इसी को कहते हैं। तो हमने गणितीय रूप में बताया कि देखिए कैसे आ रहा है, बट कैसे आया? जब हमने इन तीनों वैल्यूओं का मान रखा, जब इन दोनों का मान हमने सजातीय, समान और सजातीय रखा, इनके बीच की दूरी को हमने 1 मीटर रखा, और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है प्रतिकर्षण बल, उसको 9 × 10⁹ रखा, ठीक है ना। तो उसी को हम यहाँ पे बताएंगे, उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कूलाम का जो नियम दिया गया था ये वायु और निर्वात के लिए दिया गया था, वायु या निर्वात के लिए। तो हम यही कहेंगे कि वायु या निर्वात में 1 मीटर, ध्यान से समझेंगे, वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान और सजातीय आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ध्यान से आप समझेंगे तभी याद होगा दोस्त। मैं कह रहा हूं ना, यहां से परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परिभाषा यहां से याद करना है, ठीक है ना। मैं कभी नहीं चाहता कि आप रट कर याद करें। तो यहां से एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कूलाम का नियम जो है वो वायु या निर्वात के लिए दिया गया था हमें, तो हम कहेंगे कि वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समान और सजातीय आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो उस आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, ये F क्या है? बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन आप लिख देंगे, N से हम दर्शा दिए न्यूटन को। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, वही बात लिखा गया है। वायु या निर्वात में उपस्थित 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समान तथा सजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करती हैं?
प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। ऐसा करता हूं समझ के होंगे। यदि एक दो बार मैंने बोला समझ में उतना मतलब दिमाग में आपको परिभाषा फिट हो जाने चाहिए। यदि तो अभी तक आपके दिमाग में परिभाषा फिट नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पीछे ले जाइए, 2 बार 3 बार हमने यहाँ से परिभाषा बोला ना, उसी को रिपीट करके सुनिए, सुनकर याद करने का प्रयास कीजिए, समझकर याद करने का प्रयास कीजिए, आसानी से आपको हमेशा याद रहेगा। रटना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। इसी लक्ष्य के साथ मैं आया हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनको परिभाषाएं याद नहीं होती, नियम याद नहीं होते और वो रटने लगते हैं, और रट कर उनको कोई फायदा नहीं होता। जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है तो वो भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए आप समझ कर याद करें, जितना हो सके उतना हम डीप में बातें करेंगे जी। पहले आप दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए ठीक है जी। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक। दूसरा अब हमारे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है परावैद्युतांक। देखिए ये सभी टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं ना बेसिक, ये आपको आगे सभी चैप्टरों में लगभग मिलने वाले हैं और उस समय पर आपके डाउट ना आए, इसलिए ये सभी टॉपिक पढ़ा जाता है। अब परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब यहां पे ये होता है ना कि परावैद्युतांक का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं। परावैद्युतांक का सूत्र होता है कि वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब बटे क्या होता है? बटे होता है किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए परिभाषा, यही है फॉर्मूला परावैद्युतांक का, ठीक है ना। ये परावैद्युतांक का फॉर्मूला है दोस्त, ये याद रखेंगे। परावैद्युतांक इक्वल टू होता है वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो परिभाषा पहले तो आपको याद हो जानी चाहिए। अभी हम डीप में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले मैं चाहता हूं परिभाषा इस फॉर्मूले से याद हो। जैसे ये 2 आवेश हैं, मतलब थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे बता दूं, ये 2 आवेश हैं, एक है हमारा Q1, एक है हमारा Q2। अब ये जो दोनों आवेश है ना, इसको हमने वायु या निर्वात में रख दिया है, वायु में रख दिया है, मतलब इसके चारों ओर वायु है, ठीक है ना। तो इसको वायु में इन दोनों आवेशों को रखा हुआ है, तो वही कह रहे हैं वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मतलब ये दोनों आवेशों को वायु में हमने रखा हुआ है, तो इनके बीच जो बल लगेगा उसी बल की बात हो रहा है। तो इसको हमने F1 मान लिया। अब मान ले रहे हैं यही दोनों आवेश हैं, यही दोनों आवेश Q1 है और ये Q2 है, यही दोनों आवेशों को अब हमने क्या कर दिया, इनको जानते हैं हमने कहाँ रख दिया, इनको जल में हमने रख दिया, ठीक है, जल में हमने रख दिया। तो जब जल में इन दोनों आवेशों को रखेंगे या कोई भी अन्य माध्यम जैसे कांच में रख दिए, ठीक है, कोई भी माध्यम में रख दिए, तो इनके बीच भी एक बल लगेगा, तो उस बल को हमने F2 कह दिया। तो ये इन्हीं दोनों बलों के जो हम कह रहे हैं, देखिए वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, तथा किसी माध्यम, किसी मतलब कोई भी माध्यम वायु या निर्वात के अलावा ले सकते हैं, जैसे जल हो गया, कांच हो गया,
ठीक है ना। तो ये सब माध्यम है। तो हमने ले लिया जल, तो किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम अच्छे से आपको समझाएं तो परावैद्युतांक K इक्वल टू होता है F1 बाई F2, ये संकेत रूप में हम बता दे रहे हैं, F1 बाई F2 होता है। मतलब F1 क्या है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये सबसे पहले परिभाषा, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। परिभाषा और फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसको प्रूफ भी मैं करा दूं क्या, ये फॉर्मूले को। देखिए ज्यादातर, चलिए ये कहाँ से आया है, ये कैसे आया, ये भी हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आखिर फॉर्मूला कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब जब डीप में बात कर ही रहे हैं तो K इक्वल टू F1 बाई F2, यही फॉर्मूले को हम प्रूफ कराना है। ये दोनों एक ही है, ये हिंदी में हमने लिख दिया, ये संकेत रूप में हमने लिख दिया है। अब ये कैसे आया समझिएगा। तो हम एक बात जानते हैं कि कूलाम के नियम से हम एक फॉर्मूला, कूलाम ने जब अपना नियम दिया था तो उन्होंने वायु या निर्वात के लिए भी दिया था और परावैद्युतांक के लिए भी दिया था। तो कूलाम ने जो वायु या निर्वात के लिए जो फॉर्मूला दिया था, तो वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के लिए कूलाम ने फॉर्मूला दिया था, जो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये दिया था जी कूलाम ने, ठीक है ना। वायु या निर्वात के लिए कूलाम ने ये फॉर्मूला हमें दिया था, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद एक और कूलाम ने दिया था कि वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, तो अन्य माध्यम के साथ, मतलब अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए, तो अन्य माध्यम में, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक याद रखेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे एक नियतांक आता है, फिर से ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और बाई R स्क्वायर हो गया। सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर से लेना पड़ेगा क्या, चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और ऊपर से ही ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का ये फॉर्मूला दिया। उसके बाद कोई अन्य माध्यम हो वायु या निर्वात के अलावा, जैसे कांच हो, जल में यदि दो आवेशों को रख देते हैं, तो वहाँ पे बल के लिए फॉर्मूला दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे K एक आता है, ये नियतांक है, जिस इसी K को ही हम परावैद्युतांक कहेंगे, ठीक है ना। और ये Q1 Q2 है बाई R स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूला हमने दिया। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों दो आवेशों हैं, दोनों आवेश है ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देते हैं। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो अगर आप ध्यान से समझे तो, अच्छा देखिए एक और बात मैं बता दूं, वायु या निर्वात के लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, तो इसको F1 मान लेते हैं, और ये किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लगने वाला बल है ना, तो इसको F2 हम कर लेते हैं, F2,
ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड अब मतलब इन दोनों को भाग देना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ भाग देंगे। तो ये इसके सापेक्ष अगर भाग देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F1 बाई F2। अब राइट हैंड को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2 अब बाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेन, ये हमारा बटा हो गया। और इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और फिर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा Q1 ये हमारा Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी। देखिए पहले इसको इसमें भाग दिए, फिर से इधर वाले के इधर वाले से भाग दे दिए हैं। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। केवल यहाँ पे के बचा हुआ है, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इधर भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो इससे ये टोटल कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो अब इधर क्या बचा दोस्त, इधर बचा है F1 और इधर बचा है F2, और इधर क्या बचा, ऊपर देखिए ऊपर 1/1 बचा है और नीचे 1 बाई, और नीचे के है ना, तो ये के बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सबसे के वाला है, ये ऊपर जाकर गुणा कराएगा और ये 1 नीचे वाले में गुणा कराता है, ऐसा हम जानते हैं रूल से। तो अगर हम ऐसा करके देख लेते हैं तो यहाँ से F1 बाई F2 हो जाएगा, F1 बाई F2, और ये के सबसे ऊपर 1 में गुणा कराएगा तो के 1 हो जाएगा, और ये 1 में गुणा करेगा तो 1 होगा। तो नीचे हम चाहे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीचे तो 1 होता ही है। तो देखेंगे k इक्वल टू F1 बाई F2 आया कि नहीं, तो यही तो हमारा फॉर्मूला है जी, ठीक है ना, k इक्वल टू F1 बाई F2, और यही तो हमने लिखा है यहाँ पे k इक्वल टू F1 बाई F2। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, ये कहाँ से ये फॉर्मूला आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले हमने वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का फॉर्मूला लिखा, फिर से किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के लिए ये फॉर्मूला है। तो जब इन दोनों का हमने क्या किया, अनुपात कराया, अनुपात मतलब भाग ही तो दिया है, ये अनुपात ही तो कराए हैं, तो अनुपात को से ही हमें ये परावैद्युतांक मिला है। तो इसी अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला कहां से आया है। परिभाषा रटने के लिए, आप परिभाषा रटना नहीं है, यहां से आप फॉर्मूले से याद रखेंगे, ठीक है ना। 2-3 बार हमने बोल दिया है दोस्त, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, हाँ जी, अच्छी बात है, चलिए जी, चलिए अच्छी बात है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊं विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि ये कोई आवेश है, ध्यान से आप समझेंगे, ये सपोजिटेड कोई आवेश है, ये सपोजिटेड कोई आवेश है, ठीक है ना। तो ये आवेश है तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, ये एक आवेश है तो इसके चारों ओर जाहिर सी बात है एक क्षेत्र होगा। तो ये हमारा आवेश है तो इसके चारों ओर क्षेत्र होगा, ये आवेश है तो इसके चारों ओर ये क्या है, एक क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बट अभी हमें विद्युत क्षेत्र नहीं पता है। इस आवेश के एक क्षेत्र होता है, जहां तक इस क्षेत्र में यदि हम कोई यहां तक, जैसे यहाँ पे कोई एक आवेश हमने ले लिया, जैसे ये मान लेते हैं ये प्लस आवेश है, और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर हम मान लेते हैं माइनस आवेश यहाँ पे है, तो ये आवेश का यहाँ पर मतलब ये आवेश ना इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बट इसी आवेश को हम धीरे धीरे यहाँ तक ले आते हैं, और जैसे ही इस क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे ये माइनस क्यू यहाँ पे आएगा, जैसे ये माइनस क्यू यहाँ पे आएगा ना, तो ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करने के लिए एक बल लगाएगा, ठीक है ना। ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्यों जी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और जो जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, इसके लिए एक बल लगाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है ना,
तो ये हम इतना क्या समझें कि जब यहाँ पे था तो बल नहीं लग रहा था, जब जैसे ही ये जो इसका लाइन है, ये जो रेखा है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जैसे ही प्रवेश किया तो ये बल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये रेखा है ना, जहाँ पर विद्युत का प्रभाव होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का, ये कोई आवेश है ना, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, जहां तक विद्युत का क्या होता है, प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, तो उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसका विद्युत का प्रभाव था कि नहीं, दिख रहे हैं ना, आकर्षण करने लगा। तो वही कह रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे, नॉर्मल सा था जी। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है जी, इस पर ध्यान से फोकस आपको करना है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मोस्टली दो जो इसकी परिभाषाएं हैं वो पॉपुलर हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा कह देते हैं जो सिंपल होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र का परिभाषा ऐसे कह देते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसे कह देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि देखिए यहाँ पे हमने एक परिभाषा यहाँ पे अर्थात करके लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमने मान लिया। अब थोड़ा सा समझिएगा ये कहाँ से, पहले ऊपर वाला परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं, दो परिभाषा लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे सुन लीजिए, पहला परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक ये परिभाषा, दूसरा इतना से छोटा सा एक परिभाषा है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आता है, दोनों परिभाषाओं को हमने समझना पड़ेगा कि ये परिभाषा आ कहां से रहे हैं, क्योंकि आगे इन्हीं सभी पर चैप्टर बेस्ड है। यदि आज आपने ये नहीं समझा ना दोस्त, बहुत ही दिक्कत होगी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे से जो स्टूडेंट भरोसा किए हुए हैं, जो समझकर याद करना चाहते हैं, वो खासकर फोकस कीजिएगा, माइंड को पूरा अपना यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए जी। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एक होता है E = F/Q। ठीक है ना, एक यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। एक होता है E = 1/4πε0 Q/r²। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक हमारा ये फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे बता दिया, और एक हमने ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया है। अब देखिए दोनों फॉर्मूले से ही हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। जैसे ये फॉर्मूला है ना, देखिए यहाँ पे ये Q क्या है, आवेश है, यहाँ पे F क्या है, बल है। तो यदि हम आवेश को, यहाँ पे जो आवेश है, ठीक है ना, आवेश का मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब एकांक, 1 को ही तो हम एकांक कहते हैं। यदि हमने आवेश के मान को 1 ले लिया तो उस समय पे नीचे 1 का कोई मतलब होता है, नहीं होता है। तो उस समय पे जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पे हम कह सकते हैं कि जो बल होगा ना, जो बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पे बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो हम यही बात कह रहे हैं, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश पर, ध्यान से समझेंगे, आवेश का मान 1 है ना, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? इस फॉर्मूले से भी हम बता रहे हैं आपको परिभाषा कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
यही बात हमने लिखा है कि अर्थात में करके कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले से ही हमने ये प्रूफ किया। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है कि ये तो परिभाषा आपको समझ में आ क्या होगा, इस फॉर्मूले से हमने बताया। अब दूसरा ये जो परिभाषा है इसको ध्यान से समझेंगे, यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पे ये बात बताया जाता है, ये कोई आवेश है, जैसे ये सपोजेट ये एक विद्युत क्षेत्र है, पहले ध्यान से समझेंगे, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र ये कैसे उत्पन्न हुआ होगा, जब कोई आवेश है, जब कोई आवेश यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे कोई आवेश होगा तो इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, तो ये आवेश है। ठीक है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, आवेश है। अब हम इस आवेश मतलब इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धन आवेश को ले आते हैं। एकांक धन आवेश ये हमारा क्या है, ये हमारा Q = 1 जो हमने लिया है, ये एकांक धन आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ये हमारा क्या है, एकांक धन आवेश है। ठीक है ना, तो इस एकांक धन आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये वाला आवेश तो हमें पता नहीं है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, और ये भी हमारा धनात्मक है ऋणात्मक मालूम नहीं है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल तो लगेगा। अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, यदि दोनों विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा ना, यही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र यही तो विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा तो उस बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, अंतिम बार हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। वही बात हमने लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों में से जो बेटर लगे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है दोस्त कि इस दोनों फॉर्मूले को हमें प्रूफ करने की, तो चलिए अब हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले आए कहां से, आखिर आए ये कहां से है फॉर्मूले। तो यहां से हम एक बात जानते हैं, अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे हम ये लिखेंगे कि कूलाम के नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, वो हम जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब कूलाम ने हमें ये फॉर्मूला तो दे दिया, बट यहाँ पे कूलाम ने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पे जो Q1 और Q2 है ना, इन दोनों आवेशों को एक समान मान लिया गया। मतलब इन दोनों आवेशों को जो Q1 है उसे हमने Q2 के बराबर मान लिया। ठीक है ना, मतलब इन दोनों आवेश जो है ना, इन दोनों आवेशों को हमने क्या मान लिया, मतलब यहाँ पे ये हम कह सकते हैं, ये ऐसे हम कह सकते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं, ऐसे ही बेटर रहेगा। जैसे कूलाम ने ना ये जो दूसरा आवेश है, जैसे ये दो आवेश है, बात समझिएगा ध्यान से, जैसे ये दो आवेश है, एक है हमारा Q1 एक है हमारा Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी है जो है R। ठीक है ना, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इसी बल के लिए कूलाम ने फॉर्मूला दिया
ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो Q1 और Q2 है, यहाँ से जो Q2 जो वैल्यू है ना Q2, तो कूलाम ने ऐसा मान लिया कि Q2 इक्वल टू 1। यदि Q2 का मान यदि 1 कूलाम हो, 1 कूलाम हो, यदि Q2 का मान यदि 1 कूलाम हो जाए तो उस समय पर जो बल होगा वो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा Q1 और Q2 की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। अब भाई R स्क्वायर है तो R स्क्वायर हो गया। यदि हम इसको आगे देख लें तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये 1 अगर Q1 में गुणा होगा तो Q1 ही होगा, तो Q1 अब हम नहीं लिखेंगे, ओनली Q रखेंगे। क्यों Q रखेंगे? क्योंकि दो आवेश थे तो हमें दोनों आवेश को अलग अलग दर्शाने के लिए Q1 Q2 लिखना पड़ा, परंतु अब तो यहाँ पे दो आवेश नहीं है, अब तो एक ही आवेश है, तो इसीलिए Q1 ना लिखेंगे, ओनली Q रखेंगे। और यहाँ पे जो R स्क्वायर है तो इसको हमने R स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि जो E होता है ना वो F के बराबर होता है। यहाँ पे एक बात माना गया उस समय कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अभी ना हमें बताया जी कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मतलब एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा जब दोनों आवेश एकांक होते हैं। तो बताया ये हमने? अरे नहीं बताया, जो हमने ये बताया था ना कि आवेश यदि एकांक होना तो उस समय पर जो F होता है वो E के बराबर होता है। ये हमने बताया था अभी, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहीं पे हमने बताया ना कि E जो है वो F के बराबर है। तो यहाँ से ये हमारा मिल गया, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं जी, यहाँ से E हम E इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा Q हो जाएगा। अब भाई R स्क्वायर, F की जगह पर E भी तो लिख सकते हैं क्योंकि F है वो E के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ये जो है ना ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड होता है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो ये आप समझ गए। चलिए जी, अब दूसरी बात, अब इसके बाद हमें ये फॉर्मूले भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूव करने का सिंपल सा है जी, हम दोनों पक्षों में ना Q0 से गुणा करा देते हैं। तब आप लिखेंगे, अब दूसरा फॉर्मूले भी प्रूफ करना है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में Q0 से गुणा कराने पर तो जब दोनों पक्षों में Q0 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q0 इंटू E हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा Q है, एक और हमने Q0 से गुणा करा दिया इधर भी। अब भाई R स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर, देख रहे हैं ना, Q0 से और Q0 से दोनों पक्षों में गुणा कराया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी चाहे तो Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही वाला आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा हम करा सकते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। उसके बाद अब देखिए, अगर मैं आज इसको आगे सॉल्व करूं तो ये बताइए, ये मैं इरेज कर दूं क्या, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं, अब ये तो मैंने केवल समझाने के तौर पे आपको बताया था। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, ये Q0 इंटू E है, तो ये Q0 इंटू E है, तो ये तो सही है जी। यहाँ पे ये बताइए, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम F लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम F लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, यही तो कूलाम का नियम है। ये देखिए Q1 एक Q अलग आवेश हो गया, Q0 अलग आवेश हो गया, ये दोनों अलग अलग आवेश हो गए ना। तो हमने तो यही बताया गया था कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है यही कूलाम ने दिया था।
तो ये भी दो आवेश अलग अलग ही है ना, तो सेम टू सेम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब कूलाम ने Q1 Q2 दिया था, दो आवेश अलग अलग होने चाहिए, तो ये भी दोनों आवेश अलग अलग हैं। R² है तो R², तो ये देखिए टोटल जो है वो F के बराबर है, इसलिए हम इसको, ये टोटल इतना है ना, तो इसको हम F के बराबर मान लेते हैं, तो F हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, ये Q0 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से हमारा E का जो मान निकलेगा वो F/Q0 मिल जाएगा। तो ये हमारा देखिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ से हमें प्रूफ हो गया, E = F/Q0, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जी। तो यही हमारा है कि E = F/Q। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे Q है। अरे बाबू उससे कोई मतलब नहीं है, तो आवेश ना, ध्यान से आपको ये जानना है कि ये है तो आवेश ही, ठीक है। Q0 को हम एकांक, मतलब हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं या एकांक आवेश भी कहते हैं। और यहाँ पे भी तो आवेश को एकांक ही माना गया था, हमने माना था तो एकांक ही ना इसको भी, तो यही बात है जी। तो उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। Q0 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि इससे आपको पता चल सके कि ये एक एकांक आवेश है, या हम ये कह सकते हैं ये एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं दोनों परिभाषाएं, दोनों फॉर्मूले और दोनों फॉर्मूले ये कैसे उत्पन्न हुए ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी हो रहा है मुझे, दिल से कहूँ ना तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, जिससे कि मैं ये सोच पा रहा हूँ कि चलिए आपको समझ में तो आ रहा है अच्छे से। हाँ, एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी जो पूरी फिजिक्स है, अब पूरी केमिस्ट्री है, उसका कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो नोट्स दिया जा रहा है उसको आप ज़रूर लें, कंप्लीट नोट्स लें और कंप्लीट नोट्स से अभी आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स ओनली आपको 199 में आपको दिया जा रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। याद रखेंगे कि फिजिक्स में आपके कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं। फिजिक्स में मैं यहाँ पे लिख दूं क्या साइड में, इधर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब इतना याद रखेंगे, फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, 24 चैप्टर हैं। 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सबसे पहले सभी आपको टॉपिक दिए जाएंगे। याद रखेंगे फिजिक्स का टाइपिंग नोट्स आपको मिलेगा, केमिस्ट्री का भी आपको टाइपिंग नोट्स देने का हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। टाइपिंग नोट्स, बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप उससे अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फिर से जब हम आपके एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम आपको अच्छा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी सब हम आपको कराएंगे। तो मैं यही कहूँगा आप सभी को नोट्स से ज़रूर लेना चाहिए। और नोट्स से क्या आपको हेल्प मिलेगा दोस्त, नोट्स से सबसे पहले बुक भी तो आप ले सकते हैं ना, बस नोट्स ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आने चाहिए। जाहिर सी बात है, पैसे दे रहे हैं आप, तो देखिए बात यहाँ पे ये है, नोट्स जो है वो सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके उतना आपको बताया गया है, बनाया गया है। दूसरी बात, फालतू के मतलब ऐसे टॉपिक ऐड नहीं किए गए जिसका कोई मतलब नहीं है। बुक में तो मतलब लेंथी भी दिया जाता है, तो उस तरीके से नहीं है, सिंपल आपको सब प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज सभी का आपको मिल जाएगा। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है दोस्त, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, वहां पे स्पष्ट रूप से आप बताएंगे कि सर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, फुल नोट्स, या आप लिख देंगे कंप्लीट नोट्स चाहिए। कंप्लीट नोट्स या फुल नोट्स जरूर बताएंगे, ठीक है ना। इतना बताएंगे क्लास 12th के लिए, तो वो हमारी जो टीम है वो आपको स्कैनर देंगे। उस स्कैनर पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, उसके तुरंत बाद ही आपको जो PDF नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरी तरीके से सीरियस है हम आपके प्रति। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने लाइफ के प्रति सीरियस हों। यदि आप अपने लाइफ के प्रति, यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति आज सीरियस नहीं है ना दोस्त, तो कोई भी सीरियस नहीं होगा आपके लिए। आप मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि आप ही अपने हालात को, अपने घर परिवार के हालात को बदल सकते हैं। आप अपने घर की परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी परिस्थितियों को बदलें, क्योंकि आज आपने अपनी परिस्थिति को, अपने घर परिवार की स्थिति को अगर कुछ बेहतर कर दिया
तो वो केवल आज के लिए नहीं, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो संतानें हैं, उनकी भी लाइफ बनेगी। अगर आज आप मतलब कुछ गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं ना, तो सिर्फ आपका या आपके माता पिता का लाइफ नहीं बर्बाद होगा, बल्कि आने वाली जो संतानें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनकी भी लाइफ बर्बाद होगी। तो आप सोच सकते हैं, गलत रास्ता चुनने से पहले, गलत कुछ काम कर रहे होंगे उससे करने से पहले आप सोचिएगा कि मैं केवल अपना या अपने माता पिता या अभी जो परिवार है उनकी लाइफ नहीं, बल्कि हम आगे की भी लाइफ को रिस्क ले रहे हैं। तो इसलिए जो डिस्ट्रैक्शन है, आप समझ रहे हैं, तो उन सभी से आप बचना है, ठीक है ना। स्कूल में जाना है तो स्कूल में बस पढ़ाई पे फोकस करना है। अदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, तो मैं उनसे कहूँगा कि बाबू आप थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, यही बेटर रहेगा। चलिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर आपको दे दिया, बट उससे कोई वो नहीं है, बट देना जरूरी था दोस्त, ठीक है ना। मैं जानता हूँ ये मतलब ये टाइम ही ऐसा है ना कि डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत चीज़ों का मिलेंगे, बट उन सभी को साइड देख के अनदेखा कर दिया जाता है, अनदेखा, ठीक है ना। देखा बट अनदेखा मतलब नहीं देखा, ऐसे मान लिया जाता है। तो ऐसे आप करेंगे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे मोस्टली। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आता है जो हमारा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश तथा एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को उस पथ की रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब विद्युत बल रेखाओं के लिए हमें यहाँ पे परिभाषा कहा जा रहा है। चलिए जी, इसको भी हम अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं तो यहाँ पे दो आवेश हम ले लेते हैं, एक ये प्लस क्यू आवेश है और एक यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। अब हम ये कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस क्यू आवेश है। तो अब हम क्या कर देते हैं कि प्लस क्यू आवेश से, देखिए इसके कारण अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, कैसे? क्योंकि इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पे हम विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से विद्युत बल रेखाओं को हम यहाँ से दर्शा दे रहे हैं। ये विद्युत बल रेखाओं को हमने दर्शा दिया, बट अभी तो हम ये जान गए हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं। यही जो रेखाएं हैं ना, ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो अब हमें पता चल गया है कि यही विद्युत बल रेखाएं हैं। बट जब वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा था तब तो वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पा रहा होगा। तो कैसे पता चला? तो पता ऐसा चला ना कि जैसे मतलब यहाँ पे हुआ ये कि ये स्पष्ट रूप से अभी आपको इतना तो पता चल गया यही विद्युत बल रेखाएं हैं। तो चलिए, इतना अगर आपको पता चल गया है तो मैं थोड़ा सा आपको, ये ऐसे तो होगा नहीं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। समझाना ये चाहूँगा, देखिए दोस्तों, आप जब तक मैं डीप में नहीं समझाता ना तो मुझे खुद संतुष्टि नहीं होता। जैसे हुआ ये है, दो आवेश, ये Q1 और Q2 ले लिया। अब इसके कारण भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, इस आवेश के कारण भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसा किया कि यह वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस आवेश के पास में एक एकांक माफी चाहूंगा मैं, जैसे ये आवेश है ना, तो इस आवेश के पास एकांक धन आवेश को ले लिया। ये क्या है? एकांक धन आवेश, मतलब इसका मान क्या है? प्लस माइनस, मतलब इसका मान है Q इक्वल टू प्लस माइनस -1। यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने, जैसे ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। अब इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में ही इन दोनों आवेश का जो विद्युत क्षेत्र ये पूरा फैला हुआ है, इसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जैसे ही एकांक आवेश को छोड़ा ना इन्होंने, तो हुआ यहाँ पे ये कि देखिए, ये भी धन आवेश है,
मतलब एकांक धन आवेश को यहाँ पे इन्होंने छोड़ा है। यहाँ पे याद रखेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को इन्होंने छोड़ा, मतलब जो धन आवेश है ये। तो जैसे इन्होंने छोड़ा तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने देखा ऐसा कि ये धनात्मक आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है, तो धन धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये वाला जो आवेश है, ध्यान से समझेंगे, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, मतलब दूर हटाएगा, ठीक है। तो ये वाला आवेश इस आवेश को, एकांक धन आवेश को पीछे हटाता है, दूर हटाता है। बट ये वाला तो माइनस आवेश है ना, ये धनात्मक आवेश है, तो ये वाला आवेश इस एकांक धन आवेश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये वाला प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षण, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये रेखाएं बन जाती हैं इस तरीके से। तो वही जो रेखाएं हैं ना, वो रेखाएं इस तरीके से ही बनती हैं। वही जो रेखाएं हैं इस तरीके से बार बार गमन करता है, गति करता है, तो वो रेखाएं कुछ इस तरीके से ही बनती हैं, ठीक है ना। वो जो रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से ही बनती हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये रेखाएं। तो जब ये एकांक धन आवेश, ये जो रास्ता है, ये जो एक पथ हम कह सकते हैं कि जब ये प्रतिकर्षण करता है या आकर्षण करता है तो एकांक आवेश गति करने लगता है। तो एकांक आवेश जो है ना, एकांक आवेश जिस पथ पर क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना, गति करता है, उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये एकांक आवेश भागेगा, तो कोई ना कोई ये रास्ते पर ही तो भागेगा। तो यही जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसको पथ हमने मान लिया। तो इसी पथ पर जो एकांक आवेश गति करता है तो इसीलिए हम उसको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। स्पष्ट रूप से आप कहेंगे कि आप ये कह देंगे, देखिए आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया, रटना नहीं है। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ की रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद आप इस फिगर को जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। ये फिगर बनाना अनिवार्य है। ये जो हमने आकर्षण प्रतिकर्षण ये दिखाया ऐसे नहीं, आप नॉर्मल ये जो रेखाएं हमने शुरू में बताया था, ये 3 रेखाएं इस तरीके से दर्शा देंगे, यहाँ पे एकांक धन आवेश को बीच में दर्शा देंगे, ठीक है ना। अब इस विद्युत बल रेखाओं की ना कुछ गुण होते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए विद्युत बल रेखाओं के ये गुण हैं, ये आपको पता होने चाहिए, या विशेषताएं भी कह सकते हैं या लक्षण भी हम कह सकते हैं। सबसे पहला गुण है ना, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये आप याद रखेंगे, जो विद्युत बल रेखाएं जो ये हैं ये खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना वो एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे भी कह देते हैं एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर कैसे आप बताएंगे? अंतर यही होता है कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये अंतर हो गया जी। तो इसी तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आप डीप में पढ़े होंगे तब ना, अब उसके लिए तो कोई टॉपिक अलग से हम बनाएंगे नहीं। तो इसी तरीके से विशेषताओं से भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है एग्जाम में, और लड़के वहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर ये तो आपने कराया नहीं। अरे बाबू डीप में आप पढ़े होते तो सब कुछ समझ में आता। तो ये बातें हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा कभी ना हो, आप समझ कर याद करें। दूसरी बात, जहां विद्युत बल रेखाएं, जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी ना, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मतलब यहाँ पे जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, अधिक का मतलब ये है कि जैसे ना यहाँ से अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती हैं।
ठीक है ना। तो इसके जो आवेश है ना वहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती हैं। तो जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगा ना, वहां पर जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान क्या होगा, अधिक होगा। ये बातें कहा जा रहा है। और जहां पे कम होगा विद्युत बल रेखाएं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। ठीक है। तीसरी बात, विद्युत बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब विद्युत बल रेखाएं जो है ना, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो एकांक आवेश जो यहाँ पे रखा गया है इसको ये लंबवत ही प्रतिकर्षित करेगी, लंबवत ही दूर भगाएंगी और ये आवेश लंबवत ही आकर्षण करेंगे। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं। बट किसको करती हैं, तो याद रखेंगे एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को करती हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, कोई पूछ सकता है आपसे। अगला आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ये आप याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा की दिशा में होती है। मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं, मान लेते हैं सपोजेड ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से ये चल रही हैं। तो विद्युत बल रेखाओं से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है कि इसकी तीव्रता किधर हो, मतलब तीव्रता, मतलब सिंपल से कहे ना तो विद्युत क्षेत्र की, मान लेते हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इस तरीके से ये चल रही हैं। अब हमें पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, मतलब ई का मान हमें पता करना है कि इसकी दिशा किधर है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी इस पर बिंदु लेंगे, कोई भी एक बिंदु ये हम ले लेते हैं और इस बिंदु पर हम स्पर्शी रेखा खींच लेते हैं, स्पर्शी रेखा खींच लेते हैं। तो इस पर सपोज डेट हमने स्पर्शी रेखा इस तरीके से खींच लिया, ये स्पर्शी रेखा हमने खींच लिया। तो स्पर्शी रेखा की दिशा इस ओर है ना, तो इसी से हमें पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वही कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श या स्पर्श रेखा, स्पर्शी यहाँ पे लिख देंगे, स्पर्शी रेखा की दिशा में होती है। मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा के दिशा में होती है। यही तो बात यहाँ पे कहा गया है, आगे आपको समझ में आएगा। अगला आता है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक विद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक विद्युत बल रेखाएं हैं, ये पहली विद्युत बल रेखाएं, ये दूसरी विद्युत बल रेखाएं। ऐसा हमने मान लिया कि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है ना। बल्कि हम जानते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं है, बट हम मानेंगे कि काटती हैं क्योंकि स्पष्ट करना है ना कि क्यों नहीं। तो देखिए अगर हमने मान लिया कि एक दूसरे को काटती हैं, तो अगर काटेंगी तो अब यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, जहाँ पे काटेंगे ना वहाँ पे एक बिंदु बनेगा। अब इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम इसके लिए ये जो पहली जो विद्युत बल रेखा है इसके लिए स्पर्शी रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए अगर हम स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो इसके लिए स्पर्शी रेखा क्या हो जाएगी जी, इस बिंदु के लिए स्पर्शी रेखा ये हो जाएगी स्पर्शी रेखा, और ये जो दूसरा जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसके लिए स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्शी रेखा ये हो जाएगी कि नहीं। तो अब देखिए ये पहली वाली जो विद्युत बल रेखाएं इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है, और इस दूसरे वाले विद्युत बल रेखाओं के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है। तो देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीजें ये गलत साबित कर रहा है। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है दोनों की अलग है, एक इधर है एक की इधर है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों एक ही क्षेत्र में है तो दिशाएं भी तो एक ही होंगी, तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात सबसे ज्यादा ये हमें गलत साबित होता है क्योंकि एक बिंदु है ना, कोई भी एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है ना,
यहाँ पे एक बिंदु होता है तो उस पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकता है। तो ये बताइए, जब एक बिंदु है तो एक ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है, तो यहाँ पे दो स्पर्शी रेखा हमने कैसे खींच दिया? ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये सिद्ध हो जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगे तो दो स्पर्शी रेखा खींचना पड़ेगा, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक ही स्पर्शी रेखा एक बिंदु पर हम खींच सकते हैं। तो इसीलिए जी, तो आप अगर कह देता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? तो आप कह देंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, या हम ऐसे कह देंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तब विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर हम दो स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आप परेशान ना हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जब हम टॉपिक कराएंगे इंपॉर्टेंट, तो उसमें हम पूरा डिटेल में हम इसको बताएंगे कैसे आपको लिखना है। बट मैं थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही बता देना चाहता था, जिससे कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, जिससे आप अपने अनुसार भी कुछ लिख सके, या कोई पूछ दे तो आप कह सकें नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों एक दूसरे को नहीं काटती हैं? क्योंकि स्पर्शी रेखा एक बिंदु पर एक ही खींची जा सकती है। तो यहाँ पे दो कैसे हमने खींच दिया, इसीलिए जी। स्क्रीनशॉट ले लें। ओहो, टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बाबू। थोड़ा सा यहाँ पे हम जल्दी थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे अदर क्लास भी लेना है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए क्लासेस लेनी है मुझे। ठीक है ना, आपको तो नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए जहाँ से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं अच्छी बात है, बट मोस्टली मैं कहूँगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए न्यू चैनल ओपन कर दिया गया है क्लास 12th के लिए। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप जाके उस चैनल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, वहाँ से कैसे पढ़ाई करेंगे? तो आप लिखिएगा बिहार बोर्ड ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे तो हमारी एक चैनल मिलेगा, जिस पर न्यू अभी चैनल है तो उतने अभी सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट भी सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ से जाकर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो वहाँ से पढ़ाई करें उस चैनल से। और तो जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वो सभी, उत्तराखंड बोर्ड, ये सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। लगभग जहाँ पर भी एनसीईआरटी पालन होता है, एनसीईआरटी लागू है, वहाँ से सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं। फिलहाल एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये सब पढ़ सकते हैं जी। ठीक है ना, परेशान ना हो आप। अगला आता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेश के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है ना। देखिए यहाँ पे दो आवेश हम ले लेते हैं, ये दो आवेश हमने ले लिया, एक यहाँ पे Q1 ले लिया, एक यहाँ पे Q2 ले लिया, दो आवेश हो गए। अब इन दोनों आवेशों को ना हमने अल्प दूरी पर रखा हुआ है। अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर, और वो कम दूरी क्या है? 2L। तो ये जो बना एक निकाय है, ये एक निकाय है, ये एक निकाय बन रहा है, निकाय। इसी निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप यहाँ से परिभाषा क्या कह सकते हैं? ध्यान से समझेंगे। ये जो दोनों आवेश है ना, ये दोनों आवेश याद रखेंगे समान परिमाण, समान व विजातीय आवेश है। मतलब ये जो दोनों आवेश है, यहाँ पे Q1 Q2 ना लेकर, ठीक है ना, यहाँ पे Q1 Q2 गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे Q1 और Q2 गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, Q1 Q2 नहीं आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे +Q और यहाँ पे -Q, क्योंकि ये दोनों जो आवेश हैं, यहाँ दोनों आवेश जो है ना, ये आवेश आप याद रखेंगे, ये जो दोनों आवेश हैं ये परिमाण में समान है, परिमाण में क्या है? समान है। ठीक है ना, परिमाण क्या है इनका? समान है। और विजातीय आवेश है, मतलब विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश का मतलब आप समझ रहे हैं
कि ये दोनों आवेश अलग अलग है, जैसे एक प्लस है तो एक माइनस है, ये आवेश ऐसे हैं। और परिमाण में समान होने का मतलब यदि ये 5 kg का है तो ये भी 5 kg का ही होगा, इसका मतलब ये है। बट आवेश 5 kg का थोड़ी ना होता है, अरे भैया ये तो बहुत कम होता है। बट ऐसे हमने बता दिया जिससे आपको समझ में आए कि ये 5 किलो का है तो ये भी 5 किलो का, मतलब इक्वल है जी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी पर दोनों रखे गए हैं। तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय आवेश कि इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोल देंगे परिभाषा, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय आवेश के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा हो गया कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेश के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव याद रखेंगे एक सदिश राशि होती है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो समझिएगा, ये एक हमारा, ये अगर मैं आपसे कह दूं तो ये क्या है जी, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव यही ना है जी, ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ये हमारा माइनस क्यू हो गया, और इन दोनों के ये बीच की दूरी हो गया 2l। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, तो कोई भी हम एक आवेश ले लेते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब ये हमारा फॉर्मूला मिल गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। परिभाषा आप यही कहेंगे, क्या कहेंगे जी, कि वैद्युत द्विध्रुव में से, ध्यान से समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, सॉरी ध्रुव नहीं कहेंगे, मतलब कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, ये दोनों आवेश है ना, तो कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसी को अगर हम सॉल्व करें आगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये 2QL हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला P इक्वल टू 2QL। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब समान परिमाण व विपरीत आवेश, ये दोनों आवेश जो है वो हम जानते हैं समान परिमाण के हैं, विपरीत आवेश के हैं। या इतना ना लिख कर ना, आप सिंपल सा जो हम कह रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं, बट ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप याद रखेंगे। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, संकेत रूप में लिख दिया हमने। कौन सी राशि होती है जी, तो याद रखेंगे इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दिशा और परिमाण जिसमें दोनों होते हैं वो सदिश राशि होती है, ठीक है ना। दिशा और परिमाण जिसमें दोनों होते हैं वो एक सदिश राशि होती है। और इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे, इसका बीमीय सूत्र होता है M0L_T_A। ये आप याद रखेंगे, जो सभी के ऊपर एक एक लिख देंगे। M0L1T1A1 होता है। चलिए समझ गए हैं आप, इतना बहुत है दोस्त, इतना आप तैयार कर लिए बहुत है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट अपने लाइफ के प्रति सीरियस होंगे वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा और मज़ा आया होगा दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि समझ में जब आता है ना तो मज़ा आता है, मैं ऐसा मानता हूं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है ना तो उसको क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको समझ में भी आ रहा होगा तो भी मैं कहूँगा कि समझ में आया ना तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है, जिससे मुझे थोड़ी खुशी होती है कि चलिए मेरे समझाने से मतलब समझ में तो आया दोस्तों को, स्टूडेंटों को। समझ रहे हैं ना दोस्त।
तो जरूर आप करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, इसके पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स का भी लिंक है, केमिस्ट्री का भी लिंक है, ठीक है ना। तो जाकर सीक्वेंस वाइज उस लिंक से ही आप पढ़ाई करें, या प्लेलिस्ट हमने बना दिया है वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स के लिए ये जो कंप्लीट नोट्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वहां से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज करना है। फिजिक्स का नोट्स 99 में मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी अगर एक ही लेना है तो 99, दोनों 199, ठीक है। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।